Good morning everyone, myself Sahaban Arshad and I welcome you to the YouTube channel of St. Joseph Public School टॉक। तो हमने एड्जॉर्प्शन के बारे में सारी चीज़ें पता लगा ली थी। हमने सबसे पहले एड्जॉर्प्शन को डिस्कस किया, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया, फिर टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन के बारे में जाना, उसके बाद हमने एड्जॉर्प्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स और फिर लास्ट में हमने फ्रेंडलिक्स एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में डिस्कशन किया। अब इस टॉपिक के एंड में हम कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे एड्जॉर्प्शन की, कि एड्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है, और इसके अलावा फिर इस टॉपिक से आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें एड्जॉर्प्शन की, तो इसकी सबसे पहली जो बेसिक यूज़ है, जो एप्लीकेशन है, दैट इज़ सिलिका जेल की फॉर्म में। जो सिलिका जेल होता है हमारा, ये सिलिका जेल यूज़ होता है मॉइस्चर को एड्जॉर्ब करने में। अगर हम मार्केट से कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस ख़रीद के लाते हैं तो हमेशा हमें उसमें से एक सिलिका जेल का पाउच मिलता है। इस तरह का पाउच हमें मिलता है जिसके अंदर सिलिका जेल भरी हुई होती है। एक्चुअली में ये सिलिका जेल का पाउच क्यों डाला जाता है उस इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में? ताकि उसके अंदर आने वाली नमी को ये अपनी सरफेस पर एड्जॉर्ब कर ले। तो मैं बेसिकली बोल सकता हूँ कि एड्जॉर्प्शन में सिलिका जेल का यूज़ किया जाता है नमी को या मॉइस्चर को एड्जॉर्ब करने में। ठीक है। सेकंड नंबर पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल, देखिए एक्टिवेटेड चारकोल का क्या काम होता है? एक्टिवेटेड चारकोल का बेसिकली मास्क बनाने में काम आता है ये। क्यों? क्योंकि अगर हम मास्क के अंदर एक्टिवेटेड चारकोल लगाते हैं तो एक्टिवेटेड चारकोल जो आसानी से लिक्विफाई होने वाली गैसेस होती हैं या इजीली एड्जॉर्बेबल जो गैस होती हैं उनको एड्जॉर्ब कर लेता है। ये गैसेस कौन सी होती हैं? SO2, CO2, CO, HCl, NH3। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि ये सारी गैसेस आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं और इनकी रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बहुत हाई होती है। हमें मालूम है कि ये जितनी भी गैसेस हैं दे ऑल आर हार्मफुल फॉर आर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हमारे लिए बहुत हार्मफुल गैसेस हैं, इसलिए हम मास्क के अंदर क्या करते हैं? एक्टिवेटेड चारकोल लगाते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है? जो हमारी मेन गैस है O2 गैस, उसको एड्जॉर्ब नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन आसानी से क्या नहीं होती? एड्जॉर्ब नहीं होती। लेकिन इन सभी हार्मफुल गैसों को ये इजीली क्या करता है? एड्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए एक्टिवेटेड चारकोल का यूज मास्क बनाने में किया जाता है। ठीक है। एक और यूज हम ले सकते हैं एड्जॉर्प्शन का, एंड दैट इज इन क्रोमेटोग्राफी। जब हम क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं, क्रोमेटोग्राफी की जब हम बात करते हैं तो क्रोमेटोग्राफी होता क्या है? देखिए, क्रोमेटोग्राफी में एक क्रोमेटोग्राफिक प्लेट ली जाती है इस तरह से। क्रोमेटोग्राफिक प्लेट मेनली सिलिका जेल की बनी होती है। सिलिका जेल का सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत ही अच्छा एड्जॉर्बेंट होता है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं? इंक को लेते हैं। इंक हमने पहले भी जाना है, इंक इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ इंक पिगमेंट्स एंड वाटर। तो जितने भी इंक पिगमेंट्स होते हैं वो इस सिलिका जेल की सरफेस पर आकर के अटैच हो जाते हैं। ऑल द पिगमेंट्स अटैच ऑन द सरफेस ऑफ दैट सिलिका जेल। इस तरह से हम वाटर से इंक को अलग कर लेते हैं। इंक कहाँ पर एड्जॉर्ब हो जाती है? क्रोमेटोग्राफिक प्लेट यानी सिलिका जेल की प्लेट पर एड्जॉर्ब हो जाती है। तो इसी तरह फ्रॉथ फ्लोटेशन के अंदर भी हमारा एड्जॉर्प्शन का यूज़ होता है। इसी तरह से जो हम मेडिसिन्स बनाते हैं उसमें भी एड्जॉर्प्शन का यूज़ होता है। तो बेसिकली ये कुछ यूजेस थे एड्जॉर्प्शन के। अब हम इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे रिलेटेड टू एड्जॉर्प्शन, जो किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आए हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाई एड्जॉर्प्शन इज़ ऑलवेज एक्सोथर्मिक। CBSE के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वाई एड्जॉर्प्शन इज़ ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ठीक है, कि एड्जॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक क्यों होता है? ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जो अपनी एनर्जी को रिलीज करता हो या जिसमें से एनर्जी रिलीज होती हो, इस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। ऐसा प्रोसेस जिसमें से एनर्जी निकल जाती है, यानी प्रोसेस की एनर्जी कम रह जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो देखिए, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि जिस सरफेस के ऊपर
सपोज कीजिए ये एड्सॉर्बेंट सरफेस है, दैट इज आर एड्सॉर्बेंट सरफेस। जिस सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन होने वाला होता है उस सरफेस की एनर्जी काफ़ी हाई होती है। एनर्जी क्यों हाई होती है? क्योंकि इसका सरफेस एरिया हाई होता है। इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से इसकी एनर्जी भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे जैसे इस पर गैस पार्टिकल्स एड्सॉर्ब होते हैं, ठीक है, सपोज कीजिए इसके ऊपर गैस पार्टिकल्स आकर के अटैच होना शुरू हो गए। जैसे ही इस पर गैस पार्टिकल्स अटैच होना शुरू होते हैं इसका सरफेस एरिया डिक्रीज होने लगता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर सरफेस एरिया को कौन कवर करने लगते हैं? एड्सॉर्बेंट पार्टिकल्स कवर करने लगते हैं। ठीक है, तो जैसे ही पार्टिकल्स एड्सॉर्ब हुए इसका सरफेस एरिया क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ, सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ तो सरफेस की एनर्जी भी क्या होगी? सरफेस एनर्जी भी डिक्रीज होगी। देखिए जब एड्सॉर्प्शन नहीं हुआ था, ठीक है, जब सरफेस खाली थी, तब सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से सरफेस एनर्जी भी हाई थी। हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि किसी भी सरफेस की उसके बल्क के कंपैरिजन में एनर्जी हाई होती है। तो जब सरफेस एरिया ज़्यादा था सरफेस एनर्जी हाई थी, लेकिन एड्सॉर्प्शन होने के बाद यानी एड्सॉर्बेंट पार्टिकल्स के अटैच होने के बाद सरफेस एरिया में कमी आई। सरफेस एरिया में अगर कमी आई तो सरफेस एनर्जी भी डिक्रीज हो गई। प्रोसेस के स्टार्टिंग में सरफेस एनर्जी हाई थी और एड्सॉर्प्शन होने के बाद सरफेस एनर्जी कम हो गई, एनर्जी का लेवल कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इस प्रोसेस में से एनर्जी रिलीज हुई है। और अगर इस प्रोसेस में से एनर्जी रिलीज हुई है तो जिस प्रोसेस में से एनर्जी रिलीज होती है उसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो क्योंकि एड्सॉर्प्शन के अंदर सरफेस की एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है, इसीलिए ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। दैट्स व्हाई वी कैन से एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करना है दैट इज, हम अगर किसी भी XYZ मैटर को पाउडर्ड फॉर्म में लें तो वो बेटर एड्सॉर्प्शन शो करता है। व्हाई? दैट इज द क्वेश्चन। व्हाई अ सब्सटेंस शो बेटर एड्सॉर्प्शन इन इट्स पाउडर्ड फॉर्म? ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हमने जब एड्सॉर्प्शन के बारे में जाना था तो हमने पता किया था कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा किसी एड्सॉर्बेंट सरफेस का, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा हाई होगा उसका एड्सॉर्प्शन भी उतना ज़्यादा होगा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उसकी हाई होगी। ठीक है, अभी ये एक स्मूथ सरफेस है। अगर ये एक स्मूथ सरफेस है, सपोज कीजिए ये एक एड्सॉर्बेंट है और इसकी सरफेस स्मूथ है। स्मूथ सरफेस का मतलब क्या है? सरफेस एरिया इसका क्या होगा? कम होगा। ठीक है, मुझे इसका सरफेस एरिया बढ़ाना है तो मैं इसमें क्या कर दूंगा? छोटे 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 मैं इसमें होल्स कर दूंगा। होल्स करने पर यानी उसको रफ करने की कोशिश करूंगा, सरफेस को खुरदुरा बनाने की कोशिश करूंगा, तो इससे क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ेगा। अब अगर मुझे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन मैक्सिमम कर देनी है, अगर मुझे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन मैक्सिमम कर देनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सरफेस एरिया मैक्सिमम कर देना पड़ेगा। और सरफेस एरिया मैक्सिमम कब होता है? जब हम किसी सब्सटेंस को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया मैंने इस मैटर को, और जैसे ही मैंने इस मैटर को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया सरफेस एरिया मैक्सिमम हो गया। और सरफेस एरिया अगर मैक्सिमम हो गया तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी मैक्सिमम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? कोई सा भी मैटर हम लें, सपोज कीजिए हम एक्टिवेटेड चारकोल लेते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल सबसे ज़्यादा एड्सॉर्प्शन कब शो करेगा? जब हम इसे पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सिंपली व्हेन वी कन्वर्ट a substance in its powdered form, adsorption rate become maximum. Why? Because surface area becomes maximum, and due to the increment in its surface area, surface energy also become maximum. ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेंगे that is why SO2 gas has better rate of adsorption than oxygen gas? ये क्वेश्चन भी हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था कि why SO2 gas has better
रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन देन ऑक्सीजन गैस। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि वो गैस जो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है उसका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन हाई होता है, और वो गैस जिसका जो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है उसका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होता है। और ये दोनों चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं? ये करती हैं क्रिटिकल टेम्परेचर पर। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है वो गैस आसानी से क्या होगी? लिक्विड में कन्वर्ट होगी और इजीली एड्सॉर्ब होगी। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है वो मुश्किल से लिक्विड में कन्वर्ट होती है और उसकी रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी कम होगी। तो यहाँ बहुत ही सिंपली दिखाई दे रहा है कि SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, ये आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट होगी, इसलिए इसका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन हाई होगा। जबकि ऑक्सीजन जो है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है, यानी ये मुश्किल से लिक्विड में कन्वर्ट होगी, इसलिए इसका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी कम होगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो इस टॉपिक में से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन, जो हम कई बार पढ़ चुके हैं। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में एड्सॉर्बेंट सरफेस और एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस बनते हैं, जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में एड्सॉर्बेंट सरफेस और एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। इसके अलावा जो हमारा फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, केमिकल एड्सॉर्प्शन हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में रेट ऑफ डिसॉर्प्शन हाई होती है, केमिकल एड्सॉर्प्शन में रेट ऑफ डिसॉर्प्शन हाई नहीं होती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चंस किए, साथ के साथ हमने एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन के बारे में जाना। इसी के साथ हमारा एड्सॉर्प्शन का टॉपिक खत्म होता है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।